जय हिंद एवरीवन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे थे और इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए प्रियम्बल ख़त्म करवा रखा है। तो जिसे प्रियम्बल नहीं देखो वो जाके देख सकता है। हमने उसके बाद आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ख़त्म करा रखा है। फिर सिटीज़नशिप ख़त्म करा रखा है। सिटीज़नशिप हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आता है। फिर उसके बाद हमने 12 से लेके 40 कहाँ तक 18 तक आर्टिकल जो वहाँ फंडामेंटल राइट्स है वो ख़त्म करा रखे हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 2 है। तो उससे पहले हमने फंडामेंटल राइट शुरू कर दिया था, क्या है कैसा है। उसके बाद हमने कुछ डिस्क्राइब किया था। फिर आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमने ख़त्म करा दिए थे, मतलब मैंने पढ़ा दिया था। और आज हम आर्टिकल 19 शुरू करने वाले हैं। आर्टिकल 19 जो होता है, आर्टिकल 19 एक पहले ब्लॉक के अंदर है जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारा सेकंड आर्टिकल है। मतलब फंडामेंटल राइट का सेकंड फंडामेंटल राइट है। उसके अंदर जो हमारा पहला आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 19। अब आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन की बात करता है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन? राइट्स की। किससे रिलेटेड? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सबसे रिलेटेड जो है उन आर्टिकल्स की बात करता है। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिए, आर्टिकल 19 हमेशा आपके साथ नहीं रहता। कई केसेस में आर्टिकल 19 सस्पेंड भी किया गया है। ठीक है। अब कब? जब इमरजेंसी, अगर किसी, हमने जिसे क्या कहते हैं, इंडिया में अगर इमरजेंसी लगी और उस केस में क्या होता है, आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया जाता है। इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 352। अगर इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 और काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कुछ आर्टिकल रह जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे एंड में कि कौन से आर्टिकल जो है सस्पेंड किए जाते हैं और कौन से आर्टिकल रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 का जब हम पहला पढ़, एक जिसे अब मैं बोल रहा हूँ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, अब तुम्हारे पास आज़ादी है प्लस रेस्ट्रिक्शन भी होगी। बिना रेस्ट्रिक्शन के आपको कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी। अब रेस्ट्रिक्शन क्यों होती है? क्योंकि एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए। ठीक है। हार्मनी और पीस मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन दी जाती है। अगर आप बिना रेस्ट्रिक्शन के चलोगे, कहते हैं ना कि एक लाइन थी कि जंगल में सिर्फ शेर का ही राज होता है, मतलब जो पावरफुल होगा उसी का ही राज होगा। तो अगर हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो जो पूरा वर्ल्ड होगा वो एक जंगल रूल की तरह कह जाएगा और वहां पे वही सक्सीड कर पाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। तो जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19A के बारे में, ये हमें फ्रीडम देता है किसके बारे में? स्पीच और एक्सप्रेशन की। आप कुछ भी कह सकते हो और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। बस इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी के, मतलब आप पर्सनल किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, किसी की डिग्निटी हर्ट नहीं कर सकते, किसी रिलीजियस के ऊपर आप कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होती है। तो पहला 19 ये आता है स्पीच। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मीडिया राइट्स, मीडिया का जो राइट है, मीडिया के पास राइट्स होते हैं कि कुछ भी, मतलब मीडिया के जो राइट्स होते हैं वो इसके अंदर आता है, आर्टिकल 19A के अंदर आता है। फिर उसके बाद 19B की बात करते हैं कि आप कहीं पे भी, जैसे आप कॉफी पीने गए, आप चार दोस्त गए, आराम से जाके एक जगह असेंबल हो गए। ठीक है, बट आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अब मान लो आप बंदूक लेके किसी दुकान के अंदर घुस रहे हो, तो अच्छा तो इन्हें लगता है। और आप क्या कर रहे हो, किसी टाइप का फियर क्रिएट करे हो सामने वाले के दिमाग में। तो विदाउट आर्म्स आप किसी कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो। मान लो अगर 10-20 लोग हैं, बंदूक लेके सब एक एक आ रहे, तो सबको ये कह सकते हैं क्या पता डकैती करने आ रहे हो या फिर क्या पता किसी को मारने आ रहे हो। तो ये सारा एक टाइप से फियर ना हो, इस वजह से। दूसरा है, आप एक यूनियन बना सकते हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लो किसी ने एनजीओ बना दिया, ठीक है, किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, किसी ने कुछ अच्छी चीज के लिए अपना एक संगठन ग्रुप बना रहे, तो आप आराम से अपना यूनियन भी बना सकते हो। ये भी आपको आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम मिलता है। कोई अगर कहता है आप अपना ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते बट आप अच्छे के लिए काम करो उस ग्रुप के लिए, तो आप कह सकते हो मैं आर्टिकल नंबर 19C जो है मुझे प्रोवाइड करा कि मैं अपना एक ग्रुप बना सकता हूँ। फिर आर्टिकल डी आता है कि आप कहीं पे मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप किस इंडिया की, जैसे पूरा इंडिया है उसमें आप कहीं पे भी घूम सकते हो, बट रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? अब ये तो है नहीं कि मेरे पास, मैं आराम से घूम सकता हूँ, फ्रीली घूम सकता हूँ, मैं किसी के भी घर में घुस जाऊँ, मैं इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करना चाहूँ, नहीं। कुछ जगह आपको रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। तो वो चीज़ें होती हैं। ई क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। अब क्या है कि आप किसी भी पार्ट में जाके अपनी ज़मीन खरीद सकते हो इंडिया के, किसी भी पार्ट में जाके आप अपना घर बना सकते हो, रह सकते हो आराम से। उसके साथ भी रेस्ट्रिक्शन है। अब तुम कहोगे नहीं मैं तो पीओके में जाके घर बनाऊंगा, नहीं बना सकते ना भाई, थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होगी। कहोगे नहीं मैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंस पे बनाऊंगा घर, नहीं बना सकते। मुझे यहीं रहना है, नहीं रह सकते। तो उसके लिए भी कुछ होती है।
फिर उसके बाद जो एफ था, ये आर्टिकल ई एफ जो था, इसे क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। इसका था परसीव एनी वर्क और प्रोफेशन, मतलब ये जो चीज़ें थी ये को इसको हटा दिया, हम तो इसके लिए काम का है नहीं, तो याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और फिर जो हम जी की बात करते हैं, इसमें क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो और कोई भी ऑक्यूपेशन को आप फॉलो कर सकते हो। जो जी था वो मतलब एफ जो था वो ये था, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड, मतलब एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो कानून था वो था एफ का। तो उतना ध्यान मत दो, बस जी है कि आप कोई भी, अब आपको अगर लॉयर बनना है आप लॉयर बन सकते हो, आपको अगर किसी होटल में वर्क करना है वहां पे अपना काम कर सकते हो। ये जो है आर्टिकल 19 जी के ऊपर बताया गया। अब इसे हम कैसे याद रखते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार मैं भी कंफ्यूज हुआ था। तो एक सिंपल से यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 आर्टिकल लिख देता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी ई और जी, ठीक है। अब ए में क्या है, एक्सप्रेशन। अगर आप अच्छा बोलोगे, अगर आप अच्छा बोलोगे तो क्या होगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। जब अगर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आपका एक ग्रुप बनेगा, जो कि ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, यूनियन कह रहे हैं, है ना। तो आपका ग्रुप बनेगा। अब अगर ग्रुप बनेगा तो अब आपके दोस्तों का ग्रुप होता है तो आप एक जगह बैठे थे नहीं रहते हो, फिर आप घूमने जाते हो, है ना। अब अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो कहीं थकोगे ना, फिर क्या करोगे तुम, आराम से बैठोगे या सेटल डाउन होगे। और जब तुम सेट कहीं पे बैठोगे तो क्या होता है, प्लानिंग होती है ना कि भाई क्या कर रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, ये क्या कर रहा है, ऐसे हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन शेयर करते हैं अपने अपना। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपका ग्रुप, मतलब अगर आप अच्छा बोलोगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप लोग जब आपके पास आएंगे तो आपका ग्रुप बनता है, जब ग्रुप बनता है तो आप इधर उधर घूमने जाते हो, जब घूमने जाते हो तो आप थक के कहीं रुकोगे, जब रुकते हो तो आप प्रोफेशनल टॉक्स करते हो। तो ऐसे करके आप आर्टिकल 19 को याद कर सकते हो, राइट टू फ्रीडम के ऊपर। यहां तक बात क्लियर है। अब आर्टिकल जो 20 आता है, ये किस चीज के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो एक चीज याद रख लो, ये जो आर्टिकल है ये रिमूव नहीं होता, मतलब कि सस्पेंड नहीं होता, ये सस्पेंड नहीं होता। कब नहीं होता, इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी के टाइम पे ये जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं होता। मैंने बताया इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 350 352 में इमरजेंसी का प्रोविजन या इमरजेंसी के बारे में बता रखा है, ठीक है। बट इस आर्टिकल में ऐसा क्या है जिसे इमरजेंसी के टाइम पे भी रिमूव नहीं किया जाता है। अगर तुम लाइन ही पढ़ोगे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, उस अगर उस ऑफेंस में आपको कैसे, आप कैसे बच सकते हो, आपके ऊपर कैसे स्टेट हावी नहीं हो सकता, कैसे आप स्केप कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। अगर हम पहले के बारे में पढ़े, जो आर्टिकल 1, नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस और वायलेशन, ठीक 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 ठीक। सबसे जो हम पढ़ते हैं ये जो पहले, इसे जो 20 का पार्ट 1 है, इसे हम कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। अब इसके अंदर है क्या चीज, इसके अंदर ना आप, मतलब अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पेन कहाँ गया, यहाँ लिख देता हूँ, चलो आर्टिकल 20 का 1। आपने कोई क्राइम कर दिया, मोनू है, मोनू ने क्या किया, एक क्राइम कर दिया। अब उस क्राइम की सजा उसे मिली 10 साल के लिए। बट जब वो अपनी सजा काट रहा था, बीच में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आया, उसने कहा इस क्राइम के लिए, जो ये XYZ इसने क्राइम किया है, इस क्राइम के लिए जो सजा है वो कर दी है हमने 20 साल। मतलब उस इस अमेंडमेंट के बाद जो अगर कोई भी बंदा XYZ क्राइम करता है तो उसकी सजा क्या हो जाएगी, 20 साल। बट मोनू, पता है मोनू ने इस अमेंडमेंट से पहले क्राइम किया था तो उसे 10 साल की ही सजा मिलेगी। अगर मोनू दोबारा से इस अमेंडमेंट के बाद अगर क्राइम करता है तो तब उसे 20 साल की सजा मिलेगी। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मोनू ने अमेंडमेंट से पहले क्राइम किया था तो इसे इसकी सजा हम 10 से करके 20 कर देंगे, नहीं, वो 10 साल की सजा काटेगा। अगर वो दोबारा अमेंडमेंट के बाद क्राइम करता है तब उसकी सजा 10 से, मतलब 10 ना होके अगली बार वो 20 होगी। ये चीज यहां तक समझ आ गई कि ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट से पहले अगर किसी ने XYZ क्राइम किया है और उसमें लॉ में 10 साल लिखे तो उसे 10 साल की ही सजा मिलेगी। बट अमेंडमेंट के बाद अगर उसने XYZ क्राइम किया है और अमेंडमेंट में 20 साल कर दिए तो उसे अमेंडमेंट के बाद अगर वो क्राइम करता है तो उसे 20 साल की सजा मिलेगी। यहां तक ये चीज क्लियर है। बट इसका भी एक्सेप्शन है।
मैं एक्सेप्शन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ चीज़ है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देता हूँ। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन में सबसे पहली चीज़ तो हमें, कहीं मैंने वो छोड़ा है, नहीं चलो ठीक है। एक्सेप्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है? एक्सेप्शन में ये है कि मान लो एक कंपनी है, मान लो हमारी कंपनी है, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, हमें टैक्स देना था 2% का हर साल का, बट हमने 20 साल तक कोई टैक्स नहीं दिया। अब 20 साल बाद क्या हुआ, कोई अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, जो लॉ बना, लॉ ने कहा अब जो कंपनी 2% नहीं, अब कंपनी क्या करेगी, 5% टैक्स देगी। बट यहां मैंने बताया था अगर अमेंडमेंट से पहले अगर किसी ने कोई क्राइम किया होता है तो उसे उतनी सजा मिलती है जितना अमेंडमेंट से पहले लिखा होता है, बट अमेंडमेंट के बाद अगर वो करता है तो उससे एक्स्ट्रा सजा मतलब जो है लिखी होगी 20 साल जो भी टर्म बढ़ाया होगा उतना मिलती है। बट इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन में क्या होगा, जो कंपनी होगी उससे अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2% का टैक्स दे नहीं रही थी, अब उसे 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा पिछले 20 साल का। समझ रहे हो, ये है कि एक्सेप्शन है कंपनी वाले में। अब मैं एक पहले क्या करता हूँ, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा ना यहाँ पे मतलब थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे। कहाँ गया, 19 समझा देता, 19 20, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दिया जाता है। हाँ चलो, तो अब इसमें क्या होता है, अब हमने बात की थी पेन की, अच्छा इंक, हमने यहाँ पे देखो 20 का, हमने 20 का पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया। अब 20 का पार्ट 2 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं 20 का सेकंड, इसका क्या है, नो डबल जियोपार्डी, नो डबल DOU जियोपार्डी। अब नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, एक पहली बात तो जो वर्ड है डबल जियोपार्डी ये मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जियोपार्डी मतलब ये वर्ड मेंशन नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए लिखा है। कई बार आ जाते हैं डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है, कौन से आर्टिकल मेंशन है, तो इस वजह से अगर आपने कोई क्राइम किया है, मैं गया और मैंने जाके, ये मोनू नहीं, फिर हम मोनू का नाम लेते हैं, ये मोनू है, मोनू ने क्या किया, गया और इसने राहुल का खून कर दिया, ठीक है। अब इसने राहुल को क्या कर दिया, खून कर दिया। अब ये गया जेल जाने से पहले इसने क्या किया, रवि का भी खून कर दिया। इसने खून कितने किए हैं, 2 मर्डर किए हैं, और मर्डर की सजा क्या थी, फांसी, ठीक है। मर्डर की सजा क्या थी, फांसी। इसने क्राइम कितने किए हैं, 2, बट इसे सजा कितनी मिलेगी, एक की। अब इसे ये तो ना हो कि इसे 2 बार फांसी पे चढ़ाओ, नहीं होगा ना। एक क्राइम के लिए आपको सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, फॉर 1 क्राइम यू विल बी पनिश्ड 1 पनिशमेंट। तभी कहते हैं ना कि खून, तुमने मूवीज में डायलॉग सुना होगा, खून 1 करो या 100 सजा तो उतनी ही मिलनी है, वही चीज है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। अब वो सारे एक्सेप्शन तो इतने भरे पड़े हैं, बट क्या करें, यही पॉल साइंस है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि मान लो मोनू है, ये कहीं क्या कर रहा है, ऑफिस में वर्क कर रहा है। अब इसने ऑफिस में क्या कर दिया, चोरी कर ली, ठीक है, चोरी कर लिए। अब क्या होगा, ऑफिस वालों को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, ऑफिस वालों ने इसे नौकरी से निकाल दिया, पहला। अब ऑफिस वाले ने क्या किया, इसके ऊपर केस भी कर दिया। अब कोर्ट ने क्या किया, इसे वर्डिक्ट सुना दी कि चलो इसे 5 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी। ये क्या कर दिया, कोर्ट ने इसे वर्डिक्ट सुना दिया। अब मोनू कहेगा यार मैंने क्राइम तो एक किया है, और मेरे आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट कहता है कि मैं एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा काट सकता हूं, मुझे 2 बार सजा नहीं होगी। तो मैंने जब एक बार चोरी की तो एक बार मुझे
तुमने नौकरी से भी निकाल दिया। यहाँ तो मेरी पहली पनिशमेंट खत्म होगी ना, तो मुझे दोबारा पनिशमेंट क्यों दी जा रही है कि मतलब मुझे 5 साल की सजा क्यों हो रही है? या तो मेरी नौकरी रहने दो या तो मुझे 5 साल की सजा, दोनों में से कोई एक तो करो। बट एक्सेप्शन कहता है, कोर्ट कहेगा सुनो मोनू भाई बेटा इधर आओ, तुमने आर्टिकल 20 पढ़ा है? मोनू कहेगा हाँ पढ़ा है। तुमने उसका एक्सेप्शन पढ़ा है? वो कहेगा नहीं। वो क्या होता है? कहेंगे एक्सेप्शन में है कि जो भी कोर्ट की वर्डिक्ट होगी, ये जो वर्डिक्ट है इसी को हम एक बार क्या करेंगे, पनिशमेंट की तरफ से कैलकुलेट किया जाएगा कि सिर्फ पनिशमेंट यही हुई है। हम ये जो ऑफिस ने जो तुम्हारे साथ किया, नौकरी निकाल दी, ये हमारी ये पनिशमेंट नहीं कहलाएगी, ये तुम्हारा अपना मैटर है। जो ये केस हुआ ये हमारे अंदर है, तो इसको हम एक पनिशमेंट कहलाएगा। हाँ बेशक अगर कोई और ऑफिस, जो तुम्हारा ऑफिस का बंदा है, अगर वो कहीं और केस कर देता है कि मैं 5 साल की जेल होगी, दोबारा इसे जेल भिजवा देता हूँ, तब हम बीच में कूदेंगे और कहेंगे नहीं तुम एक बार पनिशमेंट काट चुके, तुम्हें दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज तब मोनू कहेगा अच्छा ये चीज थी क्या एक्सेप्शन में, मुझे पता ही नहीं था। तो ये आर्टिकल सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें भी स्लाइड फुल होगी, मुझे फिर थर्ड एक और स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। एक तो मेरा कंप्यूटर भी स्लो है, ऊपर से मुझे न्यू स्लाइड। अब फिर से वापस पेन सेलेक्ट करो। झंझट तो है यार कंप्यूटर में ना, ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में तो वो है। हमने 20 का पार्ट 1 खत्म कर दिया, पार्ट 2 खत्म कर दिया। पहले वाले में नो एक्स पोस्ट फैक्टो था, ठीक है। सेकंड वाले में नो डबल जियोपार्डी था। और फिर आता है 20th का थर्ड। और 20th का थर्ड क्या कहता है? ये आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में है कि तुम खुद को विटनेस नहीं साबित कर सकते, मतलब कि यू कांट विटनेस योरसेल्फ, ठीक है, फोर्सफुली। तुम कह रहे हो, हाँ क्या कहते हैं, तुम कोर्ट में गए और तुमने कहा सर मैं नहीं खून किया, मैं नहीं खून किया, मैं नहीं खून किया। कोर्ट मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 के थर्ड में लिखा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत ही नहीं है, कोई क्या कहता है तुम्हारे खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है, तो तुम्हें वो जेल में थोड़ी ना डालेंगे तुम्हारे कहने के ऊपर। कोर्ट को क्या चाहिए? एक सबूत चाहिए, तब जाके वो तुम्हें जेल में कर सकता है। अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है तो तुम्हें वो जेल में नहीं डाल सकता। बेशक तुम 1000 बार कह दो कि मुझे मैंने खून किया, मैंने खून किया, मैंने खून किया, बट वो तुम्हें जेल में नहीं डालेगी, तुम्हें एज अ क्रिमिनल नहीं ट्रीट किया जाएगा। ये बात तो क्लियर होगी। बट इसके अंदर भी क्या है? एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या है? इस एक्सेप्शन के तहत ये लिखा है कि कोर्ट या फिर जो भी, अगर तुमने क्राइम किया है तो तुम्हारी चीजें जैसे कि फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे विटने सबूत ढूंढने के लिए वो क्या करेगी? तुम्हारा डीएनए ले सकती है, ठीक है, तुम्हारे लैपटॉप को ले सकती है, तुम्हारे मोबाइल, उसके बाद क्या, जो भी तुम्हारी जो पर्सनल चीजें हैं, जैसे क्या कहते हैं तुम्हारे दांत हो गए, बाल हो गए, कुछ भी डीएनए मतलब कुछ भी ले सकते, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। किसके लिए? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो चीज, ये चीजें ले सकती है। ये आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड है। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 20 में पहला हमने खत्म कर दिया नो पर्सन, और सेकंड भी खत्म कर दिया नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड, सेम ऑफेंस वही वाला, डबल जियोपार्डी वाला। और थर्ड में क्या है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब खुद की गवाही नहीं दे सकता। यहाँ तक क्लियर होगी? हमने आर्टिकल 19 पढ़ लिया था, आर्टिकल 20 पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दी। अब आर्टिकल 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है और 21A भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में आ रखा है राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर अमेंड किया गया था, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 21 कहता क्या है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा है? हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इस क्या कहा है? हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये क्या है? दिल है किस चीज का? फंडामेंटल राइट का। कौन सा? आर्टिकल नंबर 21। अभी क्या कहता है कि हम प्रोटेक्शन, ये भी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किसकी? लाइफ की और
पर्सनल लिबर्टी की। लाइफ में सिंपल सा बताऊं, तुम ना अपनी जान खुद नहीं ले सकते, सिंपल सा। यू हैव राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। तुम जी सकते हो, फ्रीली जियो, कोई तुम्हें नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, बट यू कांट, यू कांट एंड योर लाइफ इंटेंशनली। तुम जी सकते हो बट अपनी लाइफ खुद एंड नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लो पकड़े गए कि हाँ तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, और अगर तुम फेल हो गए तो कोर्ट का क्या होगा, तुम्हारे ऊपर ये लगा कि तुमने अपने ही फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है और तुमने खुद की मतलब क्या कहते हैं जान लेने की कोशिश की है। आर्टिकल नंबर कौन सा तुम्हारे ऊपर लगेगा है? आर्टिकल नंबर 309 लगेगा कि तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे तुमने देखा होगा कई जगह पे रिलीजियस या फिर संथारा केस एक हुआ था। एक्सेप्शन में क्या था, संथारा केस, तुम याद कर लो, आ जाता है। संथारा केस कब हुआ था, क्या था? संथारा केस एक जैन रिचुअल्स के ऊपर है। जैन रिचुअल्स में क्या होता है, आप धीरे धीरे करके हर चीज त्यागने लग जाते हो और धीरे धीरे करके आप खाना भी त्याग देते हो, और फिर एक टाइम आता है जब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे सोल मतलब तुम्हारी सोल बॉडी को छोड़कर चली जाती है एज पर स्पिरिचुअलिटी। तो जब तुम ऐसा करे, तुम खुद को क्या करे, तुम अपनी लाइफ खुद इंटेंशनली क्या कर रहे हो, त्याग रहे हो। तो ये चीज आर्टिकल 21A का वॉयलेशन होता है। तो जैन रिचुअल्स के हिसाब से ये चीज होता है स्टारवेशन टिल दैट, है ना, स्टारवेशन की बात होती है। तो इसके ऊपर केस बना था कि आर्टिकल नंबर 21 को ये जो चीज है ना ये वॉयलेट करी है। और जैन क्या हुआ, मतलब गुस्सा होगा इस बात पे कि आप हमारे धर्म के बीच में बोल रहे हो। यहाँ पे क्या है, जैन एंग्री, क्यों? क्योंकि हम उनके क्या कहते हैं, धर्म के बीच में बोल रहे थे। अब इससे क्या हुआ, अभी भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि इसके ऊपर कैसे बात करना है, क्या चीज करना है। तो अभी तक ये आ जाता, तो इंपॉर्टेंट ये है कि संथारा केस क्या है, आपको ये चीज समझना होता है, और कौन से आर्टिकल से सिचुएटेड है संथारा केस, ये चीज क्लियर है। यहाँ लिख दो सुप्रीम कोर्ट गोइंग ऑन, सुप्रीम कोर्ट केस गोइंग ऑन, यहाँ तक क्लियर है बात। यहाँ और क्या लिखा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसमें भी कुछ केसेस होते हैं। मान लो कि अगर कोई बंदा है, वो मतलब काफ़ी पेन में, जैसे हॉस्पिटल में और काफ़ी पेन में, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही पेनफुल जा रही है। इन अ केस जैसे मान लो उसके हाथ पैर नहीं है, लंग्स भी नहीं है, बस आर्टिफिशियल तरीके से चल रहा है और उससे काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। तो अगर वो बंदा चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल सकता है एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये कहेगा कि देखो सर मुझे बहुत पेन हो रहा है, ये वगैरह वगैरह, मेरी लाइफ आप चाहो तो मेरी लाइफ को आप एंड कर दीजिए। उसकी विलिंगली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी होंगे, एक कमेटी वगैरह जो भी आएगी देखेगी और कहेगी हाँ ये बंदा सही कह रहा है, काफ़ी पेन में है, ये रिकवर भी नहीं हो पाएगा, पेन से बहुत तड़प रहा है, तो हम इसकी क्या करते हैं, लाइफ को एंड कर देते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, उस दर्द से बचाने के लिए आदमी को उसकी लाइफ को एंड कर दिया जाता है। ये तो लाइफ के अंदर आ गई। अब पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ। पर्सनल लिबर्टी में क्या आ जाते हैं, आपकी प्राइवेसी आ जाती है। अगर कोई आप बंदा आपके प्राइवेसी को उल्लंघन करे, प्राइवेसी के राइट को उल्लंघन करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कहोगे सर आर्टिकल में 21 वॉयलेट हो रहा है और ये बंदा जो है वो वॉयलेट कर रहा है। अब लिबर्टी के अंदर आपका डाइवोर्स भी आ जाता है, फिर आपका एडल्ट्री भी आ जाता है। अगर कोई आपसे फोर्सफुली एडल्ट्री के काम करवा रहा है तो भी आपके पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है। अब फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो आर्टिकल नंबर 21A। अब 21A क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 सच मैंने द स्टेट में लॉ एंड डिटरमाइन। अब क्या होगा कि आर्टिकल ये है कि 6 to लेके 14 तक के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें क्या होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक तो फ्री है ये, ऊपर से कंपल्सरी भी होना चाहिए कि सबको मिलनी ही चाहिए। और क्या होगा, स्टेट ये चीज इंश्योर करेगा। इससे पहले ये जो आर्टिकल था, इससे पहले आर्टिकल कौन से में था, आर्टिकल नंबर 45 में। अब आर्टिकल नंबर 45 कहाँ पे है, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 45 होना चाहिए, ये किसके अंदर आता है, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएगा, जल्दी बताओ। ये आर्टिकल नंबर
डीएस, ये आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर आएगा। मैं डीपीएसपी कह रहा, हाँ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या होता है वो भी अब हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी के लिए यहाँ तक आपको क्लियर है। और ये कब आया था? हाँ, 1 अप्रैल 2010 के अंदर ये जो मतलब 21A को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया गया था। बस इसी चीज के ऊपर ये जो 3 लाइन लिखी है ना मैंने, ये इसी चीज के ऊपर ना 4 से 5 बार सवाल आ रखा है। दो मतलब क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव, मतलब ये सीडीएस वगैरह में, इन सब में। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया। आर्टिकल नंबर 19 हो गया, 20 हो गया, 21A भी खत्म करवा दिया था। अब फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? ये भी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। यार सारे के सारे आर्टिकल प्रोटेक्शन की बात करें, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट बनाया ही इसलिए गया है प्रोटेक्शन के लिए। अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केस। कई केसेस में क्या होता है, पुलिस वाले आते हैं, कहता है चलो क्यों चलना है, तुम्हारे ऊपर ये केस हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, और जाके तुम्हें ना धर लेते हैं। कई बार इलीगल तरीके से भी रखते हैं, कई बार लीगली तरीके से भी, बट उसमें भी कई केस चीजें हो जाती हैं जैसे कि जो कानून के दायरे से बाहर होती है। तो तुम्हें ये चीज समझना चाहिए कि अरेस्ट के ऊपर भी पुलिस तुम्हें कैसे भी कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके ऊपर कैसे कायदे कानून है, ये सब भी चीजें पता होनी चाहिए। तो वो आर्टिकल नंबर 22 में मेंशन किया गया है। जो पहला होता है, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट इन्फॉर्म्ड एज सून एज द ग्राउंड ऑफ द। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज होगी ये चीज होगी। तो अरे हाँ, तो जो पहला वाला आता है, हम इसे ना हम कह सकते हैं, देखो जब भी डिटेंशन किया जाए, अरेस्ट किया जाए ना, तो 2 टाइप के अरेस्ट होता है। एक होता है प्यूनिटिव, ठीक है, प्यूनिटिव हो गया, और एक हो गया प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, मान लो किस प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में क्या फर्क होता है? एक तो प्यूनिटिव अरेस्ट होता है जब तुम्हें अरेस्ट किया जाए, कब? आफ्टर क्राइम, क्राइम करने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। और प्रिवेंटिव में क्या होता है? क्राइम करने से पहले, अरेस्ट बिफोर क्राइम, आपने कोई क्राइम किया भी नहीं, उससे पहले आपको अरेस्ट कर दिया। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब बचाने के लिए, मतलब किसी पुलिस को सबूत मिला कि हाँ आप ये क्राइम करने वाले, तो उससे पहले जाके पुलिस ने आपको पकड़ लिया, और उनके पास सबूत भी होने चाहिए। ये किस लिए? टू प्रिवेंट क्राइम। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब हम बात करते हैं पहले वाले की, ये आता है मतलब एक टाइप से काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ही आता है। इसमें पहले वाले में क्या पार्ट किया कि नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी विदाउट इन्फॉर्म। पहली चीज, पहले के अंदर पहला, कि अगर आपको क्या कहते हैं पकड़ा गया है, आपको जेल में डाला गया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको किस केस के अंदर आपको जेल में डाला गया है। दूसरा, आपके पास राइट होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं किसी लॉयर को अपने पास, लॉयर से इन्फॉर्म कर सकते हो, मतलब लॉयर को आप बुला सकते हो। आपके पास एक लॉयर होना चाहिए जो आपको ये चीजें सुने, ये चीजें समझे, और आपको इस जो भी दुविधा हो रही है आपको, उससे आपको बाहर निकाले। ये चीज पहली क्लियर है। अब सेकंड के अंदर आता है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोसीजर बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 24 घंटा। इसमें है कि आप अगर आपको जेल हुई है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी ऑफ प्लेस टू अरेस्ट द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पर्सन विद द अथॉरिटी। और अगर ऐसा नहीं करते तो आप मतलब उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो कि इसने मेरा क्या किया है, मेरे फंडामेंटल राइट को वॉलेट किया, ना ही इसने मुझे जेल के मतलब कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया, मजिस्ट्रेट के सामने, ना ही मुझे ये रिलीज कर रहा है। उस केस में क्या होगा, जो आपका कोर्ट है वो बीच में कूदेगा और कहेगा कि अगर ये उसे लग रहा है कि ये ऐसा पुलिस ने किया है और उनने देखा सारी चीज, तो आपको एक फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि आप जा सकते हैं, अगर आपके पास अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन या फिर कोई भी आपने क्राइम नहीं कर रखा होगा तो। ये चीज यहां तक क्लियर है। सिंपल सी बात है, आप अगर 20 में क्या है, 22 में क्या है, आपको जेल हुई, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लॉयर रख सकते हो। जेल के जब अगर आपको जेल हुई है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में भेजा जाएगा। अगर वो कोर्ट में नहीं ले जा रहे तो सुप्रीम आप क्या कहते हैं केस कर सकते हो पुलिस वाले या पुलिस स्टेशन जो जिसने भी आपको अरेस्ट किया उसके अगेंस्ट में, और फिर कोर्ट उस मामले को देखेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो ठीक है, अब आज की वीडियो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक हमने सारा ख़त्म कर लिया है।
तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। और तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।